बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन कार्बाइड डायग्राम, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल टेस्टिंग के सब्जेक्ट में। मेटलर्जी में भी इसको हमने डिस्कस किया था। तो इस वक्त हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मटेरियल टेस्टिंग, यानी कि जो मटेरियल होता है जिसको हम डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर आज हम इसको मतलब कि डिस्कस करेंगे कि आयरन कार्बाइड डायग्राम जो है वो होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मटेरियल टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए कि मटेरियल टेस्टिंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस मकसद के लिए हम मटेरियल को टेस्ट करते हैं, इसके कितने तरीके जो हैं वो टेस्टिंग के इस्तेमाल होते हैं। तो मटेरियल टेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर किसी भी मटेरियल की जो खसूसियात होती हैं उनको हम मतलब कि डिस्कस करते हैं कि इनको कैसे चेक किया जाता है, यानी कि जो उसकी ख़ासियत है, उसके अंदर रोनुमा होने वाली जो तब्दीलियां हैं उन पर बातचीत की जाती है। तो मटेरियल टेस्टिंग नाम से जाहिर है इसका एक पोर्शन है हीट ट्रीटमेंट, यानी कि हीट के ज़रिए ट्रीटमेंट। हीट देकर जो हमारे पास आयरन है या जो धात है उसको हीट देकर हरारत की मदद से उसकी जो खासियत है उसको तब्दील करना हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। मसलन अगर हमने कोई हमारे पास मटेरियल है उसकी जो हार्डनेस है उसको इम्प्रूव करना है, देन ये प्रोसेस किया जाता है। उसकी जो डक्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो टफनेस है उस खसूसियात को इम्प्रूव करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो मटेरियल को टेस्ट करने के और भी डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो थे वो भी हमने पढ़े थे। उसके ज़रिए भी मटेरियल की जो खासियत है उसको हम मतलब कि पहचान सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, उसका मुतालिया कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जब आयरन इस्तेमाल होता है, स्टील इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर हम जब मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि उसको एक ग्राफ की मदद से समझा जा सके, जिसमें हमने आयरन कार्बाइड डायग्राम जो है वो इस्तेमाल की है। तो आयरन कार्बाइड डायग्राम की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर डेफिनेशन होगी, यानी कि आयरन कार्बाइड डायग्राम जो है वो इस चीज़ को शो करती है कि आयरन और कार्बन जो है उसको हीट के ज़रिए जब उनको कंबाइन किया जाता है, आपस में उनका जो मिलाप है हीट के ज़रिए, तो उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ नशोनुमा होती हैं, किस टेम्परेचर पर वो कौन से जुज़ जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है मटेरियल। तो इसको हम आयरन कार्बाइड डायग्राम की मदद से शो करते हैं। तो हमारे पास जब हम मटेरियल को हीट देते हैं तो उसमें कार्बन की कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो शामिल होती हैं। तो कार्बन की मिकदार जो है वो बढ़ती भी चली जाती है, लेस भी होती है। तो लेकिन उस कार्बन की मिकदार के मुताबिक हीट देने से जो हमारे पास मटेरियल है वो मुख्तलिफ जुज़, मुख्तलिफ शक्लें, कलमी हालतें जो है उसकी तब्दील होती रहती है। उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें मुसलसल तब्दीली होती रहती है हीट की मदद से। तो जब हम एक कार्बन को जो है हीट की मदद से उसके जो है तब्दीलियाँ उसमें जो नशोनुमा हो रही होती हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो मुख्तलिफ जुज़ में वो हमें नज़र आता है, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल फेराइट हो गया, फेराइट के बाद मार्टनसाइट हो गया, और सीमेंटाइट हो गया, हमारे पास ऑस्टिनाइट हो गया, पेरलाइट हो गया, सोरबाइट हो गया। तो ये डिफरेंट शक्ल में इसमें हमें जुज़ में वो मटेरियल जो है देखने को मिलता है। यानी कि अब हम अगर ज़िक्र करें कि फेराइट क्या होता है, तो फेराइट जो है वो खालिस जो आयरन है हमारा उसको हम फेराइट बोल सकते हैं। यानी कि फेराइट के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है, फ़ीसद मिकदार है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। जब उसमें 0.0001% कार्बन जो है वो पाया जाता है फेराइट के अंदर। ये एक जुज़ है धात का। तो मकनातीसी खूबियों का हामिल होता है फेराइट। ये इंतहाई
लचकदार होता है। तो इसमें हार्डनेस नहीं होती, क्योंकि हार्डनेस जो है वो कार्बन की मिकदार बढ़ाने से मटेरियल के अंदर हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। तो इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज इंतहाई कम है, जिसकी बदौलत इसके अंदर हार्डनेस भी नहीं होती। तो कार्बन की परसेंटेज इसके अंदर ना होने की वजह से जब हम इसको हीट देते हैं, इसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर मतलब गर्म करते हैं, तो उसके बाद अगेन फौरी ठंडा करने पर भी इसके अंदर कोई इतनी ख़ास तब्दीली या रोनुमा नहीं होती। बाज़ जिसमें कार्बन की मिकदार थोड़ी सी भी ज़्यादा हो, उसको एक मखसूस टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब हीट दी जाती है, उसको फिर फौरी से ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। जबकि फेराइट के अंदर ऐसी तब्दीली वाकई नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मिकदार इंतहाई कम ना होने के बराबर है, जिस वजह से ये जो है हार्ड नहीं होता फेराइट। तो फेराइट के बाद हमारे पास एक और भी मटेरियल है, जुज़ है मटेरियल का, जिसको हम मतलब कि ऑस्टिनाइट बोल सकते हैं। ऑस्टिनाइट क्या है? ये भी फेराइट की ही एक जुज़ है, एक शक्ल है, एक किस्म है। तो इसके अंदर जबकि कार्बन की मिकदार फेराइट की निस्बत ज़्यादा होती है। जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? कोई भी ऐसा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से उसके जो स्ट्रक्चर में तब्दीली रोनुमा हो, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से जो धात है उसके स्ट्रक्चर में या उसकी कलमी हालत में तब्दीली वाक़ई, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो जब हम AC1 से ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर हीट देते हैं तो उसके अंदर जो है कार्बन की मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जो हमारे पास ऑस्टिनाइट है, इसमें कार्बन की मिकदार तकरीबन जो है वो 1.7 से 2% तक जो है वो पाई जाती हैं। तो ये भी जो है मकनातीसी खूबियों का जो हामिल है, लेकिन कम है, इसके अंदर मकनातीसी खासियत कम हो जाती है इंतहाई। ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मिकदार अब फेराइट की निस्बत जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसको मतलब कि हम सेमीटाइट ऑस्टिनाइट कह देते हैं। सेमीटाइट क्या है? सेमीटाइट जो है आयरन और कार्बन जो है उसका मुरक्कब है। आयरन और कार्बन का एक मिलाप है, जिसको हम सेमीटाइट बोलते हैं। तो आयरन और कार्बन का मिलाप, जिसकी वजह से हमने एक आयरन कार्बाइड डायग्राम जो है उसको भी यहाँ पे बनाया है कि आयरन कार्बाइड डायग्राम किस चीज़ को शो करती है। आयरन और कार्बन के मिलाप को हीट की मदद से जो उनमें तब्दीलियाँ नशोनुमा होती चली जाती हैं, उसको समझने के लिए ही ये आयरन कार्बाइड डायग्राम इस्तेमाल होती है। एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, इसके ऊपर ये अमूदी तौर पे आपको नज़र आ रही है एक लाइन है, जिसके ऊपर टेम्परेचर जो है उसको फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को शो किया गया है। 410 से 100, 1200 ऐसे बढ़ते बढ़ते मतलब कि टेम्परेचर जाते जाते जो है 300 तक मतलब इंक्रीज़ कर गया है। तो ये टेम्परेचर जो है, हम जब उसको हीट देते हैं किसी भी धात को, मटेरियल को, तो टेम्परेचर का दारोमदार होता है और कार्बन की परसेंटेज का दारोमदार उसकी जो है उसके अंदर आने वाली तब्दीलियों पर होता है। तो ये जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। दूसरी जो हमें हॉरिजॉन्टल एक लाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर ये जो 0.83, आगे 2%, 3%, 4%, 5, 6.7, ये जो है ये कार्बन की परसेंटेज को इसके अंदर जो है वो शो किया गया है कि कार्बन टेम्परेचर बढ़ाने से कार्बन की परसेंटेज, तो वो कौन से मटेरियल में मतलब कि किस जुज़ में वो तब्दील हो जाता है। तो इस तरफ जो एक वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में जो है वो शो किया गया है। तो ये बढ़ते बढ़ते जो है 1539 तक इंक्रीज़ कर गया है। लास्ट लिमिट इसकी जो है 1539 है यहाँ पे। तो इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास परलाइट और फेराइट है, जिसके अंदर जो है ये हीट दी गई है, टेम्परेचर है 1333, और यहाँ पे जो कार्बन की मिकदार है परलाइट में और फेराइट में, तो ये है 0.8%, 83% कार्बन की मिकदार
इसको थोड़ा सा अगर कार्बन की मिकदार हम जो है वो इंक्रीज़ करते हैं इसको, तो ये परलाइट एंड सेमेंटाइट जो है उसकी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है ये जुज़। तो इसमें कार्बन की मिकदार जो है वो 2% तक है। अगर हम इसी कार्बन की मिकदार को अगर मज़ीद बढ़ाते हैं या हीट देते हैं, हीट भी मतलब कि एक्सटेंड होती है और कार्बन की परसेंटेज भी बढ़ जाती है, तो ये मैग्नेटिक चेंज टू सेमेंटाइट हो जाता है। यानी कि ये 2% से जब कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई, इसकी 6.7 तक चली गई, तो सेमेंटाइट में मतलब कि ये तब्दील हो गया और अब ये गैर मकनातीसी ख़ासियत का हामिल हो गया। यानी कि इसमें अब जो मैग्नेटिक फोर्स एक थी वो नहीं रही। तो यहाँ पे ये चीज़ शो भी की गई है कि ये जो है 2% तक कार्बन जिसके अंदर शामिल हो, जिसमें पाई जाए, उसको हम स्टील का नाम देते हैं। यानी कि 0.7, 0.8 या मैक्सिमम 2% तक कार्बन जिस धात में मतलब कि पाई जाती है वो स्टील होता है आमतौर पर। और 2% से अगर कार्बन की मिकदार बढ़ जाए तो उसको हम कास्ट आयरन का नेम देते हैं। स्टील के अंदर मकनातीसी खूबियाँ भी पाई जाती हैं, वो एक लचकदार होता है स्टील जो है, जबकि कास्ट आयरन जो है भुरभुरापन होता है इसके अंदर और ये हार्ड मटेरियल होता है, मकनातीसी खूबियों का हामिल भी नहीं होता। इसी तरह हम यहाँ पे जो है फोर्स अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, कार्बन की मिकदार भी बढ़ाते चले जाते हैं, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक शक्ल में हमारे पास जो है ये हासिल होते हैं जूस। तो वो डिफरेंट जूस हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑस्टेनाइट लिक्विड जो है, ये ऑस्टेनाइट जो है लिक्विड की शेप में आ जाता है। कितने टेम्परेचर पर आकर ये शो हो रहा है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर आकर ये लिक्विड की शेप में आ जाता है और ये मतलब कि पिघल जाता है। तो इस वक्त इसके अंदर कार्बन जो है वो शामिल नहीं हो सकता और इसके बाद दोबारा ये जो है नुक्ता जिमात पर आकर मकनातीसी क़ुव्वतों का हामिल हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास टेम्परेचर जो इस्तेमाल हुए हैं ये 2 तरह के टेम्परेचर होते हैं। एक जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो जो उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली वाक़ करे, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक हमारे पास जो है हीटिंग टेम्परेचर, दूसरा हमारे पास जो है वो कूलिंग टेम्परेचर। हीटिंग टेम्परेचर और कूलिंग टेम्परेचर जो है, अब उनको हम जो है मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। अब उसमें हीटिंग भी हो सकता है और कूलिंग भी हो सकता है। तो उसके अंदर डिफरेंट जो टेम्परेचर अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दी हैं, अगर हम उसको AC1 का नाम दें, AC2, AC3, AR1, AR2, यानी कि हमारे पास AC1 टेम्परेचर है, इसको हम नाम दे देते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। AC2 है, इसको हम दे देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। AC3 अगर हमारे पास है, इसको हम दे देते हैं हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसको हम हीट के लिहाज से जो है डिफरेंट नाम दे सकते हैं। तो AC1 जो है उसकी एक मखसूस जो है वो एक रेंज है। AC1 जो है 723 तक हो सकता है, ये 723 सेंटीग्रेड होता है ये। इसकी जो लिमिट है AC1 टेम्परेचर की, जब इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, इससे ज़्यादा जो लिमिट है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो वो उसके बाद AC2 में मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है। AC2 की जो लिमिट है 762 जो है इसकी 768 तक इसकी जो है वो रेंज है AC2 की। तो AC2 के बाद इसी तरह जब हम इसको मज़ीद मतलब कि एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, तो उसको हम हाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दे देते हैं। तो अब हाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, उसकी एक रेंज है। अब इससे वो आगे एक्सटेंड करेगा, मतलब कि अगर ये 768 हमारे पास है तो 768 टू 910 होगा ये वाला जो अब AC3 होगा। यानी कि ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है 723 सेंटीग्रेड। उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर है 762 768 तक इसकी रेंज है। उसके बाद है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। वो कितना होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 768 टू 910 तक होता है। जब हमने हाई क्रिटिकल टेम्परेचर किसी धात को देना होता था, उसकी रेंज इतनी होती है 768 टू 910। तो ये तो है हीटिंग के लिहाज से क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हमारे पास दूसरे हैं जी कूलिंग के लिहाज से क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वो भी कुछ होंगे कूलिंग के लिहाज से क्रिटिकल टेम्परेचर जो हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि AR1,
AR2, AR3, इनको भी ऐसे ही हम नाम दे देते हैं कि ये हैं कूलिंग के लिहाज से क्रिटिकल टेम्परेचर। अब AR1 जो है उसकी एक मखसूस लिमिट है, वो कितनी होती है, वो होता है 657, ये सेंटीग्रेड में होता है। यानी कि कूलिंग के लिहाज से अब हमने अगर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कूलिंग अबाउट कूलिंग, तो वो है 657 सेंटीग्रेड। अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर कूलिंग के लिहाज से सेकंड जो है AR2, उसको अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसकी एक मखसूस रेंज है 732 सेंटीग्रेड, ये है AR2। तो इसी तरह ये हम कूलिंग में जा रहे हैं, जब कूलिंग में जाते हैं उसके भी क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, जैसे हीटिंग के क्रिटिकल टेम्परेचर थे। अब कूलिंग में जाते हैं, हमारे पास थर्ड जो है उसकी रेंज होती है 810 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास टेम्परेचर हो गए हीटिंग के, ये हो गए कूलिंग के। हीटिंग के थे क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल, क्रिटिकल और हाई क्रिटिकल हीटिंग टेम्परेचर, जबकि कूलिंग टेम्परेचर जो थे वो थे AR1 लोअर क्रिटिकल, क्रिटिकल, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ये कूलिंग के लिहाज से थे। तो यहाँ पे यही सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर शो किया जाता है कि हमारे पास जो है धातु इस्तेमाल हुई है उसको कितना टेम्परेचर दिया है, कार्बन की कितनी परसेंटेज इसके अंदर शामिल है। परलाइट और फेराइट अगर है तो वो अल्फ़ा और गैमा बनाएंगे, उसके अंदर 0.8% कार्बन मतलब कि शामिल है। अगर उसको हमने मज़ीद हीट दी है, उसका टेम्परेचर अगर हमने इतना कर दिया है तो 2% कार्बन उसके अगर अंदर हमने शामिल कर दी है, उसकी हीट हमने जो है वो 1130 दी है, तो वहाँ पे जाकर हमारे पास जो है सेमी टाइप में मतलब कि तब्दील हो जाएगा। अगर उसके बाद हमने कार्बन की मज़ीद जो मिकदार है उसको हमने बढ़ा दिया, मैग्नेटिक खसूसियात वो खो देगा, वो चेंज हो जाएगा दोबारा सेमेंटाइट में, उसमें कार्बन की मिकदार 6.7 तक बढ़ गई है और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है मज़ीद। तो टेम्परेचर का जो दारो मदार है कार्बन पे और आयरन पे, सारा एक मखसूस दारो मदार होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर की बदौलत इनमें तब्दीलियाँ मतलब कि हम नशोनुमा कर सकते हैं। तो ये सारा जो है इस ग्राफ की मदद से शो करना हमारे पास कहलाता है आयरन कार्बाइड डायाग्राम। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा आयरन, बीटा आयरन, गैमा आयरन, लैम्डा आयरन, 3 तरह के आयरन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ा आयरन की एक मखसूस लिमिट है जिसको हमने अल्फ़ा आयरन का नाम दिया है। उसके बाद एक मखसूस लिमिट है जिसको हमने बीटा आयरन का नाम दिया है। उसके बाद एक और मखसूस लिमिट है जिसको हमने गैमा आयरन का नाम दिया है। उसके बाद एक और मखसूस लिमिट है जिसको हमने लैम्डा आयरन का जो है वो नाम दिया है। अल्फ़ा आयरन जो है वो उसकी एक लिमिट है 768 सेंटीग्रेड, इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा आयरन। यानी कि इसके अंदर जो है फेराइड एक ऐसा जुज़ है धात का फेराइड जो कि इंतहाई लचकदार होता है, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज जो है वो ना होने के बराबर है, तो जिसको हम फेराइड बोलते हैं। उसको हम अल्फ़ा आयरन भी बोल सकते हैं। तो अल्फ़ा आयरन के अंदर मतलब कि जो उसका टेम्परेचर जो है जब हम 768 तक पहुंचते हैं तो उसमें फेराइट में अल्फ़ा आयरन में एक तब्दीली जो है वो नशोनुमा होने लगती है। वो तब्दीली क्या होती है, वो कार्बन की मिकदार अपने अंदर शामिल करने लगता है और मकनातीसी खसूसियात को जो है वो खोने लगता है। तो उस तब्दीली को हम अल्फ़ा आयरन का नाम देते हैं। तो वो है 768 सेंटीग्रेड पर ये तब्दीली उसमें आने लगती है फेराइट के अंदर, जो कि मकनातीसी खसूसियात का एक अच्छा हामिल है, जो कि खालिस आयरन है, जो कि लचकदार है एक, और मकनातीसी खासियत जिसके अंदर मतलब पाई जाती है कार्बन की मिकदार ना होने के बराबर है। जब हम इसको अल्फ़ा से जब हम इसको बीटा में मतलब के शामिल करते हैं तो बीटा को हम इससे शो कर सकते हैं। यानी कि अब ये 768 था टू 910, ये सेंटीग्रेड में होता है सब। जब हम इसको फेराइट जो है ये तब्दील हो जाता है मखसूस है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर बीटा में चला जाता है, तो बीटा जो है वो 768 टू 910 रेंज तक होता है। यानी कि जब इसको इस रेंज तक हीट देते हैं तो इस रेंज पे जाके बीटा जो है वो अब गैमा की तरफ जो है तब्दील होना शुरू हो जाता है। अल्फ़ा जो था इस रेंज पे बीटा की तरफ तब्दील होने लग गया, यानी कि कार्बन उसके अंदर हल होने लग गई और मकनातीसी खसूसियात ख़त्म होने लग गई।
अब जब हमने उसको अल्फ़ा को बीटा में आ गया, बीटा जो है वो 768 to 910 तक बीटा की रेंज है। अब जब हम उसके 910 तरफ हम आ गए उसके टेम्परेचर पर, अब उसके अंदर अगेन एक तब्दीली जो है वो रोनुमा होने लग गई। तो ये वो तब्दीली जो है 910 के टेम्परेचर पर आकर उसके अंदर रोनुमा होगी, यानी कि अब ये बीटा से गैमा की तरफ मतलब मूव करना शुरू कर देगा। तो ये इसकी बीटा की एक रेंज है। तो ये भी गैर मकनातीसी है, सेमेंटाइट है, मतलब कि ये तो मतलब आयरन की मकदार इसके अंदर जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बीटा से अगर गैमा की तरफ मतलब के मूव करते हैं तो उसका गैमा जो है उसका एक 910 था हमारे पास जो स्टार्ट हुआ था 910, तो उसकी भी एक मखसूस लिमिट है 1403 सेंटीग्रेड। अब जब ये 910 की हदूद को क्रॉस करेगा तो गैमा में आ गया। अब ये गैमा जिसके अंदर शामिल है इस टेम्परेचर पर, जब ये टेम्परेचर जो है 910 to 1403 जो है इस पर पहुँचेगा तो अब इसमें दोबारा एक तब्दीली नशोनुमा होने लगेगी। इसका कलमी स्ट्रक्चर, इसकी जो कलमी हालत है वो तब्दील होने लगेगी। तो उसको हम नाम देंगे गैमा के बाद डेल्टा, यानी कि अब ये डेल्टा आयरन की तरफ जो है मूव करने लग जाएगा 1403 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये डेल्टा आयरन की तरफ अब मूव करेगा। तो ये हमारे पास बढ़ती चली जा रही है रेंज। तो अब ये डेल्टा आयरन जो है 1403 डिग्री जो हमने यहाँ पे ये देखो 1400 बना हुआ है, 1403 पर जब इस मकाम पर आएंगे तो इस मकाम पर आकर ये डेल्टा आयरन की तरफ जो है मूव करेगा। अब ये डेल्टा आयरन की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो ये तब्दीली इसको डेल्टा आयरन में ले जाएगी। अब 1403 की जो लिमिट है उसको जब ये क्रॉस कर गया तो फिर उसके बाद 1403 के बाद आगे एक और रेंज आएगी जिसको हम मतलब कि डेल्टा आयरन का जो है वो नाम देंगे। ये है 1403 to 1539 सेंटीग्रेड। इसको अब हम नेम देते हैं डेल्टा आयरन, यानी कि अल्फ़ा था, अल्फ़ा से बीटा में आया, बीटा से गैमा में, गैमा से डेल्टा आयरन में तब्दील हो गया। डेल्टा आयरन इसकी वो रेंज है जो कि 1403 से 1539 तक है, यानी कि 1539 लास्ट हमारे पास शो हो रही है। इस मकाम तक जब हम इसको हीट दे देंगे, किसी भी धात को, किसी मटेरियल को जब इस मकाम तक हीट देंगे तो वो जो है मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, वो उसमें पिघलाव आ जाएगा, वो लिक्विड की फॉर्म में आने लग जाएगा। तो वो अब अपने अंदर आयरन जो है उसको शामिल नहीं करेगा, बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में अब तब्दील हो जाएगा। तो उसको हम नाम देंगे डेल्टा आयरन, यानी कि अल्फ़ा आयरन, बीटा आयरन, गैमा आयरन, डेल्टा आयरन जो है वो लास्ट है इसका लिमिट जो है। तो इन लिमिट्स को जो है ग्राफ की मदद से जब हम शो करते हैं सारा, तो उसको नाम देते हैं आयरन कार्बाइड डायाग्राम का। तो जिस तरह हमने इसके टेम्परेचरों को जिक्र किया है फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में, कार्बन की परसेंटेज में, AR1, AR2, AR3, इसी तरह हमने जब इसका जो जिक्र किया है AC1, AC2, AC3 क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सेम वही प्रोसेस है जो हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर किया था कि स्ट्रेस के तब्दील होने से स्ट्रेन भी तब्दील होती चली जाती है। इधर ऐसे ही हीट देने से, टेम्परेचर के तब्दील होने से, कार्बन के तब्दील होने से जो इनके जुज़ जो हैं फेराइड, सिमेटाइड, सॉर्बाइड, ये जो ऑस्टिनहाइट, ये तब्दील होते चले जाते हैं। डिफरेंट जुज़ के अंदर जो है ये शामिल होता चला जाता है। जैसा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमने एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर रीड की थी। हमारे पास एक डायग्राम थी इस शेप की जिसमें वो पॉइंट था, ये जो था हिस्सा स्ट्रेस और ये हिस्सा जो था स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ती थी। एक पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद इलास्टिक स्टेट और ये ब्रेकिंग पॉइंट। स्ट्रेन डायग्राम को जो हमने जिक्र किया था ये हमारे पास वो था, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, ये आ गया D, ये आ गया पॉइंट E और ये आ गया पॉइंट F। यानी कि हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ी थी, इसी तरह ये आयरन कार्बाइड डायग्राम है, उसके अंदर होने वाली तब्दीलियों को डायग्राम की मदद से शो करता है। जिस तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान होने वाली तब्दीलियों को हमने डायग्राम की मदद से शो किया था। यानी कि O to A जो है ये प्रोपोर्शनल
लिमिट है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के आपस में बाहिमी ताल्लुक को जाहिर करता है कि स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ेगी। ए टू बी इलास्टिक लिमिट, यानी कि मज़ीद फोर्स अप्लाई की जाएगी, उसमें तब्दीली आएगी, फोर्स हटाने से दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर जिस्म आ जाएगा। तो ये उसकी जो है इलास्टिक लिमिट को शो करता है ए टू बी। तो इसी तरह बी टू सी जो है यील्ड पॉइंट को बी टू सी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें तब्दीली आएगी, फोर्स हटाने के बाद मामूली सी तब्दीली उसके अंदर रह जाएगी, जिसको एक ख़ास नज़र से मतलब के देखा जा सकता है। इसी तरह सी टू डी हमारे पास जब हमने फोर्स अप्लाई की तो लोअर यील्ड पॉइंट जो है मतलब उसमें एक बिगाड़ आ गया जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। फोर्स हटाने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर जिस्म जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें बिगाड़ रह गया है, तो जिसको हमने लोअर यील्ड पॉइंट का नेम दिया। तो डी टू ई उस पर मज़ीद फोर्स अप्लाई करी तो ये प्लास्टिक स्टेट में आ गई। जितनी फोर्स अप्लाई की, जितना उसके अंदर बिगाड़ आया, फोर्स हटाने के बाद वो उसी मकाम पर कायम रह गया, अगेन वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर जिस्म नहीं आया। तो इसी तरह ई टू एफ हमारे पास था ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि ई से एफ के दरमियान कहीं पर भी वो पुर्जा जो है प्लास्टिक स्टेट के बाद ब्रेक कर सकता है। एफ वो पॉइंट है जहाँ इससे आगे मतलब कि वो इंक्रीज़ कर ही नहीं सकता, इस पॉइंट पर आकर लाजमी वो जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा पुर्जा। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन डायाग्राम। तो इसी तरह हमारे पास है आयरन कार्बाइड डायाग्राम, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बाहिमी ताल्लुक को ग्राफ की मदद से जाहिर करना स्ट्रेस स्ट्रेन डायाग्राम कहलाता है। स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ती चली जाती है। इसी तरह हमारे पास आयरन कार्बाइड डायाग्राम है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, कार्बन के बढ़ाने से जो उसके जुज़ जो हैं हमारे पास धात के मटीरियल के, वो तब्दील होते चले जाते हैं। तो आज का ये हमारा जो है टॉपिक ये है आयरन कार्बाइड डायाग्राम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।